हेलो एवरीवन, आपके क्लास 12th के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सारा सिलेबस कवर कर रखा होगा, वो अपनी रिवीजन कर रहे होंगे, बट अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा होगा, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा होगा। तो उसी के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है दैट मैं क्लास के लिए 5 मतलब मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। डेली बेसिस पे मैं 5 क्वेश्चंस कवर करूँगी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है, या 4 में या 6 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ भी मैं बताऊंगी। और डेली 5 क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो क्वेश्चंस, उनको हम कवर करेंगे डेली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है स्टॉक वर्सेस फ्लो। ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको 1 मार्क्स MCQ में भी देख सकते हो कि आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से स्टॉक कौन सा है, इसमें से फ्लो कौन सा है। ठीक है, और ये आपका 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्टॉक और फ्लो का आपको मीनिंग बताना है अच्छे से, बहुत क्लियरली। तो स्टॉक क्या होता है, जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में देखते हैं। ठीक है, और जो फ्लो है वो हम एक पीरियड ऑफ टाइम की देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अपनी वेल्थ हो गई, जो एग्जांपल नंबर 1 है उसी को देखो। हम जो वेल्थ होती है वो हम एक पर्टिकुलर डे की देख रहे हैं कि हमारे पास आज 7 फरवरी है, तो हमारे पास 7 फेब पे कितनी वेल्थ है टोटल। और अगर हम अपने थ्रू आउट द ईयर देखते हैं, लाइक 2026 में हमारी कितनी इनकम रही, या फिर हमारी फरवरी मंथ में कितनी इनकम रही थ्रू आउट द मंथ, एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आपको इनके मीनिंग्स बहुत अच्छे से डिफाइन होने चाहिए कि स्टॉक इज़ refers to which is measured at a specific point in time and flow होता है which is measured over a period of time। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर टाइम डायमेंशन, कि जो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्टैटिक इन नेचर है, मतलब उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट की बात नहीं करी। बट जो फ्लो है उसमें हैज़ अ टाइम डायमेंशन, वो डायनेमिक है। अब आपको स्टॉक और फ्लो में लर्न पेपर के टाइम में कन्फ्यूजन हो सकती है कि वो स्टैटिक था या नहीं था। तो स्टॉक से एस एंड स्टैटिक, तो एस बिटवीन स्टैटिक एंड स्टॉक। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेचर। नेचर मतलब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ए वेरिएबल, कि वो हमारे वेरिएबल के बारे में बताता है। बट जो फ्लो है वो हमारा चेंज बताता है कि हमारे वेरिएबल में कितना चेंज आया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं लेने, आप कोई और अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब आपका क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आता है स्टॉक वर्सेस फ्लो का, मीनिंग का पॉइंट आपको फॉर श्योर मेंशन करना ही करना है, क्योंकि वो ही उसको डिस्क्राइब करेगा। टाइम डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो, और आप एग्जांपल्स टू एग्जांपल्स मिनिमम आप ले सकते हो उसको अच्छे से वेल डिफाइन करने के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स हो गए, और 4 में आता आप नेचर भी ऐड कर लेना। और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, गिव सम एग्जांपल्स ओनली, तो मीनिंग बताओगे आप, टाइम डायमेंशन लिखोगे खाली स्टॉक के बारे में और उसके एग्जांपल्स लिख दोगे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं अपना, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, मतलब आप ये लगा लो कि कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ PYQ में जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। तो आपको करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग ऐड करना है। इसका हम जब भी हमारा जो मीनिंग है ना, उसको अगर हम मीनिंग ऐड नहीं करेंगे तो इसका अच्छे से डिफ़ाइन नहीं होगा। तो मतलब कि सॉरी, मैंने ये गलत बना दिया। जो ये मीनिंग है ना आपका, ये मीनिंग आपको सबको लर्न होना चाहिए अच्छे से प्रॉपरली। आपको इसको अंडरलाइन करना है, मार्क करना है अपने पेपर में अच्छे से। ठीक है, स्पेशली ये वाली लाइन देखो, जो ये है ना, देयर इज़ नो इंटरवेंशन, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा क्या है, 2 सेक्टर जो यहाँ से है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा कोई सिर्फ हाउस होल्ड होती है और फर्म्स होती है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है, फॉरेन ट्रेड नहीं होता। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होता है, जो हमारा कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होता है इनकम का, गुड्स और सर्विसेज का, अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप एक चीज़ देखो, सर्कुलर का मीनिंग क्या होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस घूमकर वहीं पॉइंट पर आती है। ठीक है, वैसा ही है, मतलब एक कॉन्टीन्यूस मूवमेंट है कि कैसे हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं, कैसे गुड एंड सर्विसेज जनरेट करते हैं, और फिर कैसे वो हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, सो इट शोज़ हाउ इनकम, कैसे हम इनकम जनरेट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे उसको हम स्पेंड करते हैं। मैंने मीनिंग भी लिख रखा है और इजी लैंग्वेज में ही लिख रखा है।
अब आपका क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल को आपको 3 मार्क्स के लिए डिफाइन करना है। तो मीनिंग आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। और आपको सिर्फ ये बताना है कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो हमारी फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। मतलब कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो सिर्फ उनको ये फर्म्स को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और फर्म्स इन रिटर्न में उनको फैक्टर इनकम पे करती है, लाइक वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड्स को देता है, ठीक है। ये चीज़ दिखाना है आपको। हाउस होल्ड स्पेंड दिस इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म, दस इनकम फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर इन द इकोनॉमी। मतलब ये हमारा सर्कुलर फ्लो ही एक्सप्लेन करता है कि कैसे जैसे होता है ना, अब हम एक मार्केट में जाते हैं, हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम पहले उस शॉप ओनर को पैसे देते हैं, देन वो हमें चीज़ देते हैं। सो वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि हाउस होल्ड फर्म को कुछ चीज़ देती है, इन रिटर्न में फर्म्स हाउस होल्ड को कोई चीज़ पे करती है, ठीक है। आपको 3 मार्क्स में सिर्फ मीनिंग लिखना है और ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, हाउस होल्ड और फर्म का रिलेशनशिप। और अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है तो आपको मीनिंग ऐड करना है और इसका वर्किंग दिखानी है फ्लो की। मतलब कि हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फिर हाउस होल्ड ने फर्म के ऊपर क्या करा, स्पेंड करी कंजप्शन के ऊपर गुड्स, और फर्म ने उसको सप्लाई प्रोवाइड कराई गुड्स की। वही एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, मीनिंग लिखना है, आपको एक 2 सेक्टर मॉडल एक्सप्लेन करना है, मनी वाला जो हमने ऊपर कवर करा वो, और इसका डायग्राम एक्सप्लेनेशन करनी है। डायग्राम के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि कई बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। तो उस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहीं पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी आपको, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए नहीं है, कोई भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी से है, चाहे वो मैक्रो का है, चाहे वो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का है, किसी भी यूनिट का है हमारा वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो आपको उसमें कंक्लूजन ऐड जरूर करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई हाँ बच्चे ने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जैसे कि जब भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उससे हमारी इनकम जनरेट होती है, उस इनकम से ही हम अपना एक्सपेंडिचर करते हैं और एक्सपेंडिचर से ही हम वापस प्रोडक्शन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब आप ये चीज़ देखो कि आपने पहले ऑफिस में ज्वाइन करा, आपने इनकम अर्न करी, उस इनकम से ही आप कुछ चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, एंड देन आप फिर उसी चीज़ के एक्सपेंडिचर से ही आप कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो वो हमारा है, जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ने पहले कुछ इनकम जनरेट करी, अब उस इनकम से ही उसने कुछ एक्सपेंडिचर करा कि भाई हाँ मैं ये वाली मशीन लगा लेता हूँ, इस मशीन से मेरा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उस मशीन से ही उसने फिर वापस से और इनकम अर्न करी है, ठीक है, और प्रोडक्शन करी है, तो फिर उसकी इनकम जनरेट हुई। तो ये हमारा एक सर्कुलर प्रोसेस है, ठीक है। इसका मेजर मेन लाइन है वो ये है कि जितना भी हमने टोटल प्रोडक्शन करा है वो टोटल कंजप्शन के इक्वल है, जो भी फैक्टर इनकम है वो हमारी फैक्टर पेमेंट के उसमें है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ही आता है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली नहीं आता, ठीक है। तो देखो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन देना है। मतलब आपका क्वेश्चन आए ना 6 मार्क्स में तो आपको उसको कैसे अटैम्प्ट करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आपको जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। चलो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगी, अभी मैं नहीं बता रही, अभी मैं इसी को कवर करती हूँ। फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक हमारा एक एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारी कंट्री में चीज़ें होती है कंट्रोल करनी होती है ना, क्रेडिट सिस्टम के लिए या बैंकिंग सिस्टम सारा कंट्रोल करता है वो हमारा सेंट्रल बैंक करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि आपको फंक्शंस बताने हैं सेंट्रल बैंक के। सबसे पहले हमने सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये है, इसका ये काम होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, इशू ऑफ करेंसी सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको फर्स्ट पॉइंट में ये फॉर श्योर मेंशन करना है, इशू ऑफ करेंसी। अब आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमी में करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ RBI ही इशू करता है, उसके अलावा और कोई उसको इशू कर ही नहीं सकता, कोई कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता, कोई बिजनेस ऑनर नहीं इशू कर सकता, सिर्फ और सिर्फ RBI करता है, उसी के पास सोल अथॉरिटी है इसकी इशू करने की, करेंसी की, ठीक है। आपको ये चीज़ मेंशन करनी है फॉर श्योर, ये वर्ड आपका की वर्ड है सोल अथॉरिटी, ठीक है, आपको ये श्योरली दिखाना है। बैंकर्स बैंक कि हमारा बैंकर्स बैंक का भी काम करता है, जैसे हमारे जो बाकी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास कभी डिफ़िकल्टी हो जाती है, भाई उनके पास सेविंग्स में या उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए इनफ अमाउंट नहीं होता, तो उस केस में भी ये हमारा उनके लिए हेल्प करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराता है जब उनको नीड होती है। थर्ड पॉइंट हमारा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब जब भी हमारा इकोनॉमी में अमाउंट हमारी इकोनॉमी में जब भी हमारा क्रेडिट
जब भी हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट हो जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है हमारी इकोनॉमी में, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है या कुछ भी इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन की जब हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन आती है, तो उस केस में भी हमारा आरबीआई इसको अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपका जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फंक्शन का, तो आपको मीनिंग देना है और ये 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वही आपको मीनिंग ऐड करना है और आपको इसके फंक्शंस और अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। बेसिकली इशू ऑफ करेंसी वही मोनोपोली है इसके पास, बैंकर्स बैंक कैसे ये हमारा और अच्छे से हेल्प करता है। जैसे देखो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब कि जब हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनको एक सर्टेन डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखने होते हैं, जो कि हमारा 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, उनको मिनिमम रखना ही रखना होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वही है, जैसे हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो किसी भी हेल्प के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए फेल हो जाते हैं, तो उस केस में हमारा सेंट्रल बैंक ही उनकी मदद करता है लास्ट टाइम में। ठीक है, ये बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट भी है, कि मतलब एज अ बैंकर ये सबको अच्छे बताता है कि कैसे आप कर सकते हो। एजेंट के उसमें भी हेल्प करता है और एडवाइज़र भी करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसमें भी हमने देख ही लिया कि जब हमारी इन्फ्लेशन आ जाती है, डिफ्लेशन आ जाती है या प्राइस में हमारी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में भी हमारा ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेंट्रल बैंक हमारा। 2 टूल्स यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। अगर क्वेश्चन आता है आपका ऐसा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इनके पॉइंट्स मेंशन कर देना, आपको पूरा डिफाइन नहीं करना। बट अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में कभी आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन मेजर करता है, हमारा आरबीआई करता है, और उसका टूल्स एक्सप्लेन करो। तो उसके टूल्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, क्वान्टिटेटिव टूल्स में कौन कौन सा है, क्वालिटेटिव टूल्स में कौन कौन से आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में आता है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द क्वांटिटेटिव टूल और विच इज़ द क्वांटिटेटिव टूल्स। तो आपको ये लर्न होने चाहिए कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हमारे किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। क्वालिटेटिव में हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, ये सब आते हैं। ठीक है, अब हमारा 4th क्वेश्चन है जो कि ये रहा 4th क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता, 4 मार्क्स में भी बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बट 3 मार्क्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, देखो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर द गुड्स यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी प्रोडक्ट है, मिल्क ले लिया हमने, मिल्क लिया हमने, अब हमने उसको अपने घर में चाय बनाने के लिए उसको यूज़ कर लिया, या किसी हमने पनीर बनाने के लिए हमने उसको यूज़ कर लिया, जो हमने अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करा है वो हमारा हो जाएगा फाइनल गुड्स। बट सेम वे उस ही मिल्क को किसी शॉप ऑनर ने या किसी और फैक्ट्री ने, किसी और मतलब शॉप ऑनर ने ले लिया उस मिल्क को, अब उस मिल्क से उसने रसमलाई बना दी, उस मिल्क से उसने कर्ड बना के कुछ और प्रोडक्ट बना दिया, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। विच मीन्स जो हमने मिल्क लिया था, अब हम उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसको हम दोबारा रीसेल करेंगे किसी और चीज़ के साथ मर्ज करके। जैसे चाय वाले हैं, जो हमने अपने घर के लिए ली चाय मिल्क लिया, हमने अपने घर में बना के मिल्क पी लिया, चाय बना के पी ली, बट हमने उसको रीसेल नहीं करा। बट जो चाय वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मिल्क को यूज़ करते हैं, उसको चाय में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रीसेल करते हैं उसको बेसिकली। तो वो है, मतलब जब अपने कंजप्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा होता है फाइनल गुड्स, और जब हम उसको रीसेल करके या ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो जाता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जो हमारा नेचर है इसका फाइनल गुड्स का, वो हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, बट जो इंटरमीडिएट है वो हमारा विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री रहता है। वैल्यू एडिशन, मतलब ये हमारा कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता फाइनल गुड में, बट इंटरमीडिएट में वो वैल्यू ऐड करता है। वही जैसे फाइनल गुड में हमने क्या देखा, हमने मिल्क लिया, मिल्क को हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, चाय बना के कंज्यूम कर लिया, तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट जब हम ठेले वाले का एग्जांपल ले रहे हैं चाय वाले का, कि वो मिल्क से उसको चाय में कन्वर्ट करता है, तो कुछ वैल्यू ऐड हो रही है उसमें। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको उसमें से बताना है कि फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, तो हाँ ये हमारा डोमेस्टिक में भी और नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड हम उसको अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाती है, डबल काउंटिंग आ जाता है। डबल काउंटिंग के भी ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी आगे फर्दर क्लासेस में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया,
स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा लास्ट स्टेज में कंसिडर करा जाता है और ये हमारा मिडिल स्टेज में कंसिडर करा जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रखा है, 4 मार्क्स के लिए भी अच्छे से वेल डिफाइंड है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है। मैं जो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करा रही हूँ, मेरा मोटिव यही है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा, एटलीस्ट पास होने के लिए उनके, अगर वो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ जो मैं लेकर आ रही हूँ डेली मैं प्रोवाइड कराऊंगी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी कि आप इनको लर्न कर लेते हो तो एटलीस्ट आपके 50 मार्क्स बन जाएंगे आराम से आउट ऑफ 80। और मैं MCQs के ऊपर भी सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs लेकर आऊँगी हर एक यूनिट के, लाइक नेशनल इनकम के जो भी हमारी यूनिट्स हैं सारी, हम उन सब यूनिट्स के लेकर आएंगे, इंडियन इकॉनमी के भी सारे यूनिट्स के मैं MCQs लेकर आऊँगी। बट आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन जो 5 क्वेश्चन्स को मैं कवर कर रही हूँ, इन 5 क्वेश्चंस को डेली इसको सुनो। जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी बेसिकली आपको उन वीडियोज़ को सुनना है अच्छे से, 5 क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, लर्न करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने आप लिखना है एक बारी कि मेरे को कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट अपने माइंड में आप इन 5 क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस करके बिठा लो। और जब हमारी टोटल 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे या 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लाइक 2-3 वीडियोस आ जाएंगे, उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल अपलोड बनाऊंगी, उस पर मैं आपको ये सारे नोट्स शेयर कर दूँगी ताकि आपको नोट्स बनाने भी ना पड़े, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आज के लिए, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। ये आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। तो अब हमारा नॉमिनल GDP है करंट प्राइस से रिलेटेड एंड रियल GDP है कांस्टेंट प्राइस से रिलेटेड, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इन दोनों की, कि जो हमारा मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो हमारा करंट प्राइजेस पे प्रोड्यूस करा जाता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल GDP। रियल GDP होता है बेस ईयर प्राइसेस को लेके। अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, आप अपने कुछ भी फैमिली मेम्बर में, रिलेटिव में, किसी भी पर्सन का, या फिर आपको कोई सेलिब्रिटी, कुछ भी एक इंसान अच्छा लगता है एन नाम से जिसका इनिशियल स्टार्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल नितिन, नमन, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप किसी भी एक का नाम नील, नितिन, मुकेश है जैसे, तो आप उनको एक एज अ एग्जांपल लेके करंट में ले लेते हो कि वही वहाँ करंट में हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो पर्सन एक, तो उसको आप करंट से याद कर सकते हो। रियल को आपका पता चल ही जाएगा कि वो बेस ईयर की बात करता है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्राइस, कि जो हमारा नॉमिनल GDP है वो हमारा प्राइस और क्वांटिटी दोनों से इफेक्ट होता है, बट रियल GDP हमारा सिर्फ क्वांटिटी से इफेक्ट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा नॉमिनल GDP का इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, बट जो हमारा रियल GDP है उसका इकोनॉमिक में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। कंपैरिजन करें अगर हम, तो नॉमिनल GDP हमारा एक रिलायबल टूल नहीं है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट ईयर्स के लिए, वेयर एज रियल GDP हमारा एक एक्सीलेंट टूल है, ठीक है। हम बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं रियल के लिए। वेलफेयर के लिए भी हमारा नॉमिनल अच्छा नहीं है, रियल अच्छा है। सो बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा नॉमिनल GDP है वो एक अच्छा टूल नहीं है, अच्छा इंडिकेटर नहीं है। रियल GDP, रियल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, इफेक्ट लिखोगे और ये कंपैरिजन और वेलफेयर वाले पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप GDP डिफ्लेटर का भी कॉन्सेप्ट ऐड करोगे। GDP डिफ्लेटर के ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी, आपको सिर्फ वहीं पे सारा एक्सप्लेन करूँगी मीनिंग एंड उसका फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आपको एग्जा राइटिंग वे बताया कि आप कैसे लिख सकते हो, कैसे प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, तो उसके लिए ये, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में ऐसा भी आ सकता है कि वाई इज़ रियल GDP बेटर देन नॉमिनल GDP। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, आपको नॉमिनल GDP रियल GDP का डिफरेंस बताना है, 2-3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्यों हमारा रियल GDP बेटर है नॉमिनल से। तो आप बताओगे एलिमिनेट इन्फ्लेशन का पॉइंट और ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ का, मतलब कि जो हमारा रियल GDP है वो हमारे इन्फ्लेशन को अवॉइड करता है, उसमें हमारी इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। और ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ ये हमारा बाकी सिटीजन्स के लिए, बाकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, वेलफेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, कंपैरिजन भी हम इसमें कर सकते हैं। तो आप ये सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs मेंशन करे हैं, देखो 15 MCQs मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। MCQs बेस्ड भी हैं और असर्शन रीज़न के ऊपर बेस्ड भी हैं, क्योंकि असर्शन रीज़न के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 15 क्वेश्चंस को करना है, खुद से ही सॉल्व करना है और देखना है कि आपके कितने सही हो रहे, कितने नहीं सही हो रहे। और अगर गलत हो रहा है तो आप, मैंने नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि हाँ ये रीज़न होगा, इस रीज़न, ये रीज़न है आपका, क्या आपको क्या लग रहा है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूंगी कि आपका ये डाउट है क्लियर होगा, कैसे होगा, इस टाइप से। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे, कि जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था सेंट्रल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक,
तो आपको क्या करना है, देखो जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना 4 मार्क्स में, तो एक जो हमारा एग्जामिनर होता है वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि बच्चा एक मीनिंग लिखे और उसके बाद पॉइंट्स एक्सप्लेन करे। बट जब 4 मार्क्स में आता है ना, तो थोड़ा आपको प्रेजेंटेबल दिखाना है अपने आंसर को, सो दैट बाकी बच्चों से थोड़ा आपका एक्स्ट्रा दिखे। आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे आपने लिखा फंक्शंस, आपने ऐसे लिखा, ऐसे बनाया, फिर आपने यूँ 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 4 फंक्शंस लिख दिए। जितने भी हेडिंग्स लिखनी है, लाइक इशू ऑफ करेंसी ये वाली लिख दिया आपने इसमें, यहाँ पे बैंकर्स बैंक लिख दिया, यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लिख दिया, या जो भी आपको एक पॉइंट पता है ना वो लिख दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, आपको इनको अंदर का एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। इससे बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल दिखता है। और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कंक्लूजन उसमें फॉर श्योर ऐड करना है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको अगर टाइम रहता है तो आपको ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखता है, इम्प्रेसिव इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फॉर श्योरली रिप्लाई करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी जो भी नीड आपकी है। थैंक यू सो मच। बट आप ये कर सकते हो कि मैंने इतना एफर्ट्स करा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि मेरी वीडियोस जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, आप उनको लाइक करोगे, उनको शेयर करोगे अपने बाकी फेलो क्लासमेट्स के साथ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, या जिन्होंने पढ़ भी रखा है उनकी रिवीजन हो जाए उनके साथ भी। बट आप इतना ज़रूर करना कि जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करो, ताकि वो एटलीस्ट पास हो जाए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं कि भाई हाँ लास्ट मोमेंट में उन्होंने कुछ मेहनत करी। और इनमें से आप ये भी देखोगे कि आप एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगे, मतलब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और बाकी आने वाले डेज में भी मैं आपको क्वेश्चन कवर करूँगी, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं आपके लिए भी ऐसे ही कवर करूँगी हर यूनिट का, मतलब जो आपका कंटेंट है ना मैं आपको 60 मार्क्स का प्रोवाइड करा ही दूँगी। बस आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आए, कहीं पे मार्क्स कटने के चांसेस ना हो। और लास्ट के टाइम में मैं आपको ये पीडीएफ्स भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।